कोरोना एक बार फिर कहर बन के टूट रहा है और हर बीतते दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर ने पहले के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इसीलिए कई राज्य सरकारों को नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाने पड़े हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो 10 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर देना पड़ा है। इसीलिए आज दंगल का सवाल यह है कि क्या नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन है? क्या एक बार फिर देश में लॉकडाउन के हालात बन रहे हैं? इसी पर हम बात करेंगे योग गुरु बाबा रामदेव से, जो आज हमारे साथ होंगे दंगल में। लेकिन उसके पहले कुछ बड़ी चीजें जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। कोरोना के आंकड़े किस तरीके से इस वक्त डराने लगे हैं। एक दिन में 1,15,320 नए केस, ये पिछले 3 दिन में दूसरी बार रोजाना नए केस का एक नया रिकॉर्ड बना है। जी हां, एक दिन में 1,15,320 नए केस। इसके पहले बीते शनिवार को 1,03,796 केस दर्ज किए गए थे। इतना आंकड़ा प्रतिदिन कोरोना की पहली लहर में भी नहीं आया था। दिल्ली के हालात पिछले 24 घंटे में 5,100 केस आ चुके हैं। एक दिन में 17 लोगों की मौत हुई है और लगभग 5% का इंफेक्शन रेट है। 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावने हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां हर दिन आंकड़े और ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। 24 घंटे में 55,469 नए केस हैं। पॉजिटिविटी रेट लगभग 15% को छू रहा है और एक्टिव केस इस वक्त 4,72,283। ये महाराष्ट्र की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं उन इलाकों के बारे में जो हॉटस्पॉट केसेस हैं। आपको तस्वीर दिखाएंगे आगे की, उसके पहले स्वास्थ्य मंत्री देश के वो क्या बता रहे हैं, सुन लीजिए। कैजुअल अप्रोच, लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस कि अब वैक्सीन आ गई है, अब हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जरूरत नहीं है, अब हमको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, अब हम भीड़ में चले जाएं, अब हम पार्टी कर लें, रेस्टोरेंट में चले जाएं, शादी में चले जाएं, मास्क पहने ना पहने, हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो है जितनी मर्जी करते रहें और सावधानी भी ना बरतें, हमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट तो बहुत कम है, 1.3% ही रह गया है। तो ये जो एक एटीट्यूड डेवलप हुआ है, सबसे बड़ी जो कठिनाई है इस एटीट्यूड के वजह से जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है बेसिक बातों का, वो हमारी चिंता और चुनौती का विषय है। कोई नया स्ट्रेन है ये जो कि युवाओं को टारगेट कर रहा है। इस बार जो है देखा गया है कि युवा टारगेट हो रहे हैं, उनको कोरोना हो रहा है, वो इफेक्टेड हो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई ना तो कोई ऐसा कोई एविडेंस है। स्ट्रेन की वजह से ही ये बढ़ रहा है, इसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। हाँ, पंजाब में जरूर थोड़ा सा जो यूके वाला स्ट्रेन है उसके केसेस वगैरह थोड़े से दिखाई दिए हैं, लेकिन युवाओं को स्पेसिफिकली अफेक्ट करने वाला कोई स्ट्रेन आ गया है, ऐसी अगर कोई बातें कहीं समाज में चल रही हैं तो ये एकदम बेमायने हैं। इनका कोई किसी तरह का साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो सुना आपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। आपको बता दें 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। उनसे हम बात करेंगे। साथ ही योग गुरु रामदेव से भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, वो लाइव हमारे साथ। लेकिन उसके पहले जरा ये देख लीजिए कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन, जी हां, पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल रात से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक के कर्फ्यू का ऐलान पहले से किया जा चुका है, क्योंकि हालात वहां पर पहले से ही बहुत खराब चल रहे हैं। 55,000 केस कल में आ चुके हैं। गुजरात के 20 बड़े शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा देने की नौबत आ चुकी है। पंजाब में 9 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने की नौबत आ चुकी है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों को भी मुख्यमंत्री ने ताकीद किया कि वो बड़े कार्यक्रम, लोगों को इकट्ठा करने से परहेज करें। राजस्थान में 10 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाने की नौबत पहले से आ चुकी है। ओडिशा में 10 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू अब तक लगाया जा चुका है, घोषित किया जा चुका है। ये इस वक्त की स्थिति है देश के तमाम शहरों में। आप देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू के जरिए कोरोना से लड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा सवाल आज ये है, क्या नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन है? क्या देश एक बार फिर से
उसी परिस्थिति की तरफ बढ़ रहा है जिससे किसी तरह से बाहर निकला था। बाबा रामदेव, आप केवल योग गुरु नहीं हैं, आप बिजनेस गुरु भी कहे जाते हैं अब तो मैं इससे पहले कि आपसे कोरोना से बचने के लिए योग से कोई उपाय पूछूं, क्या आपको लगता है कि देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है और लॉकडाउन इलाज हो सकता है? लॉकडाउन से किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ा हित साधने वाला नहीं है। हाँ, लोग ये जरूर सावधानी बरतें कि जब भी भीड़ भाड़ के इलाकों में जाएं तब मास्क का इस्तेमाल करें, अनजान चीज़ों को छुएं तब सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और इससे भी बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कार्यों को निष्पन्न करें। नया स्ट्रेन डबल ताकत के साथ आया है तो अपनी इम्यूनिटी को डबल करने के लिए योग और आयुर्वेद की डबल डोज लें। एक और खास बात आपको ये कहना चाहता हूं रोहित भाई, वैक्सीनेशन के बाद भी हमारे KGM जो के डॉक्टर विपिन को, जो लखनऊ का बहुत बड़ा जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल डॉक्टर भी है, बड़ा हॉस्पिटल भी है, डबल डोज लेने के बाद भी, और यहां मैं ऐसे 100 से ज्यादा डॉक्टरों को जानता हूं कि कोरोना की डबल डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो क्या करें? ना लेने तो भी कोरोना हो रहा है। कोरोना एक बार जिनको हो गया था 6 महीने के बाद उनकी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी थी वो खत्म हो गई। वैक्सीन वाली भी 6 महीने के बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो खत्म हो जाएगी, तो इनिट इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? इसके लिए मैं सबसे कहूंगा कि वैक्सीन लगवाइए, सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क भी पहनिए, सब कुछ करते हुए योग आयुर्वेद को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। खान पान पर ध्यान दीजिए, जंक फूड, फास्ट फूड, जैसे एक वक्त था आज से 1 साल पहले लोगों ने अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए अब वापस अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया था। तो रोहित भाई, वापस लोगों को अपनी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा और नेचुरल तरीके से अपने बीपी, अपने हार्ट की प्रॉब्लम, अपने अस्थमा, अपने शुगर, अपने लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, अपनी ओबेसिटी, अपनी इम्यूनिटी, इसको ठीक करना पड़ेगा। यदि ये चीजें हमने कर ली तो फिर कोरोना का चाहे कितना ही नया अवतार आ जाए, कितने ही चारों तरफ से तबाही भरी कोरोना का कोहराम जो आप अभी कह रहे थे, कितना ही कोरोना का कोहराम मचे, हम इन सब के बीच में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए देश की समृद्धि की गति को भी हम बरकरार रख पाएंगे रोहित भाई। लेकिन 1 साल बीत चुका है। पिछले साल मार्च का ही लगभग समय था जब आप टीवी पर आते थे और लोगों को बताते थे ये योगासन करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। वो वक्त दोबारा आ गया क्या? दोबारा से लोगों को वो संदेश, वो संकेत देने होंगे कि क्या क्या आपको घर पे करना चाहिए जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन रोहित भाई मैं वापस आज तक पर आया हूं, जो देश में सबसे दूर तक जाता है, सबसे तेज चैनल है, तो सबसे तेज रफ्तार से कोरोना वापस आया। तो मैं सबसे कहूंगा वापस योग करना शुरू कर दें और मात्र 2 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, मात्र 5-10 मिनट कपालभाति कर लीजिए, 5-10 मिनट अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत 5-10 बार, ओम। यदि हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो शीतली शीतकारी, ऊंचाई, ये एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। जिनको क्रोनिक अस्थमा है, जिनको क्रोनिक बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक है, लिवर किडनी की क्रोनिक प्रॉब्लम है, उनको प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। उसमें उज्जाई करना कतई ना भूलें। गले को टाइट करके सांस भरा साउंड के साथ और होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ा। रोहित भाई, हमने कोरोना का से बचाव किया, करोड़ों लोगों को बचाया, होने के बाद उसको मिटाया, उसके कॉम्प्लिकेशंस को दूर किया। और मैंने जिनको SLE था, जिनको MS था, वो अभी मेरे पास यहाँ आए हुए पेशेंट, उन्होंने कोरोना को हराया, SLE MS तक को ठीक कर लिया। SLE MS कैंसर के पेशेंट
इनको भी हमने ठीक किया, उनका कोरोना भी ठीक किया। और एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे पास यहां पर वो पेशेंट भर्ती हैं जिनको 6 महीने पहले हुआ था, 6 महीने बाद दोबारा हो गया, उनको भी हमने ठीक कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है, सारी दुनिया की चीजें, सारे डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन एक तरफ है, आपकी जिंदगी आपके हाथों में। इसलिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, योग आयुर्वेद को अपनाइए, अच्छा आहार, अच्छा विचार, ये आपका सबसे बड़ा संगी साथी है, हम सफर है। यदि ये चीज आपके साथ रहेगी तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और मैं उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठा हूं। सैकड़ों कोरोना संक्रमित लोग मुझसे मिले, उन्होंने बाद में जाकर मुझसे बताया, स्वामी जी हम तो कोरोना संक्रमित थे और मैं एक बार भी संक्रमित नहीं हुआ। इसका ऐसे में कोई असावधानी नहीं बरती, लेकिन मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, यदि आप ताकतवर हैं तो आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मनुष्य के में कोरोना से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा ताकत है, बशर्ते वो अपने आप को उभारे, योग आयुर्वेद से अपने आप को संभाले। रोहित भाई, रामदेव जी, योग आयुर्वेद और एलोपैथी उसकी बहस एक तरफ है, लेकिन आपने कुछ योगासन बताए, साथ साथ यह भी बताना जरूरी है कि अपने आचार में, अपने खान पान में लोगों को क्या बदलाव करने चाहिए, क्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे उनकी। आज तो मैं लड़ाई की बात ही नहीं कर रहा हूं रोहित भाई। लड़ाई की बात तो मैंने पहले बहुत कर रखी है कि ड्रग माफिया और मेडिकल माफिया क्या काम कर रहे हैं, वो तो आज मैं बोल ही नहीं रहा हूं। अपने खान पान में परिवर्तन करें, अनार खाएं, सेव खाएं, चुकंदर गाजर का सेवन करें। पेट बहुत खराब होते हैं कोरोना के बाद लोगों के, पहले तो उसको खाएंगे तो कोरोना से लड़ पाएंगे अच्छे तरह से। अनार, गाजर, सेव सबसे अच्छे हैं पेट के लिए। वैसे भी जिनको कोरोना हुआ है, कोरोना के समय पेट के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है लंग के ऊपर, तो मुनक्का, अंजीर, दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश आदि का सेवन, जो पहले उपाय बताए थे, 1 साल पुरानी बातों को फिर से उसकी याद ताजा कर रहा हूं। और सबसे अच्छा होता है नाशपाती का और क्या नाम है, ये मौसमी का और संतरे का सेवन, उससे विटामिन सी भी पूरा मिलता है। सबसे अच्छा हेल्दी प्रोटीन होता है स्पिरुलिना के अंदर। वैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सब भी और सोया के अंदर भी हेल्दी प्रोटीन होता है। तो इसे खान पान में चेंज करें थोड़ा। और जिनका पेट बहुत खराब है, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी 1-1 चम्मच रात को भिगो दी, सुबह उनका पानी पी लें, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप कोरोना को हरा पाएंगे। क्योंकि आपका पाचन तंत्र, आपका स्वतंत्र, आपका जो है प्रतिरक्षा तंत्र है, ये 3 तंत्र आपके मजबूत है। माने प्रतिरक्षा तंत्र जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, श्वसन तंत्र जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और पाचन तंत्र, यदि ये 3 तंत्र आपके मजबूत हैं तो कोई कोरोना का षड्यंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमने पहले भी बताया था। अभी आपका यद्यपि फोन कट गया है, उधर से लगा लेंगे स्टूडियो से, लेकिन मैं वापस कहूंगा कि रोज कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5-10 कुछ आसन, 5-7 प्राणायाम, और खान पान पर ध्यान। जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, इससे बच करके नाश्ते में किसी दिन साग सब जो है जूस ले ले, वेजिटेबल जूस ले ले। जिनको डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले। जिनको बीपी है, ओबेसिटी है, वे लौकी का जूस पी ले। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। किसी दिन थोड़ा ओट्स ले लें, किसी दिन जो है जौ का दलिया, किसी दिन जो है खाली जो है हम अंकुरित खा लें। खाने में पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाना खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। रात को दही छाछ का सेवन ना करें। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें परिवर्तन ला करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को सब प्रकार की बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कोरोना से लड़ सकते हैं। रोहित भाई, आपका फोन भी लगा। अब मेरा सवाल यह है कि शुरुआत में जब कोरोना का आक्रमण हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने काढ़े बना बना के पिए घर पे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब वैक्सीन आ गई और कोरोना की रेट घटने लगी तो लोगों ने छोड़ दिया, सब भूल गए। एक बार फिर उनको याद दिलाने की जरूरत है कि घर पे आप काढ़ा बना के कैसे पी सकते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो। आवाज नहीं आ पा रही है रोहित भाई। आप सुन पा रहे हैं? अब मुझे मेरी आवाज अब आ रही है आप तक? मेरे पास आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अब पहुंच रही है आप तक? योग गुरु रामदेव, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद मैं कनेक्शन देता हूं कि मैंने
योग के साथ ये जो स्वासारी कोरोनियल या गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, ये सब चीजें बताई थी, इसमें एक चीज थोड़ी जोड़ देता हूं। ये चीज और देखी कि वैक्सीनेशन के बाद हमने लोगों को गिलोय, प्राणायाम, स्वासारी और कोरोनियल का प्रयोग करवाया। जी जी जी। तो सामान्य रूप से वैक्सीनेशन के बाद 15 गुना उनके अंदर एंटीबॉडी पैदा हो रहे थे, जिसको कहते हैं ना जो है। ये कोरोनियल लेने के बाद 30 से 50 गुना एंटीबॉडी होने की दर बढ़ गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई झगड़ा नहीं है, हम सब मिलकर के मनुष्यता को बचाने के काम में लगे हुए हैं। तो उसमें ये चीजें मदद करेंगे। और योग आयुर्वेद तो सदियों पुराना है। मैं पूछ रहा था कि लोग काढ़ा बनाना भूल गए घर पे, एलोपैथी का और आयुर्वेद का। रोहित भाई, अब लोग काढ़ा बनाना घर पे भूल गए, क्योंकि बहुत कुछ उनको लगा कि अब तो ठीक हो गया, अब जरूरत नहीं है। तो उनको दोबारा बताना पड़ेगा आपको कि घर पे वो कैसे कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर हो जाए। तो घर पे काढ़ा बनाने के लिए एक तो काली मिर्च और लौंग की मात्रा कम कर दे, क्योंकि गर्मी आ गई है। तो काली मिर्च मात्र पूरे परिवार के लिए 5-7 ही डालें, लौंग भी 5-7 ही प्रयोग करें। अदरक की मात्रा कम कर दें, हल्दी की मात्रा कम कर दें, जो हमने पहले खूब लोगों को बताया था। तो हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग कम कर दें। सबसे ज्यादा मात्रा है गिलोय की और तुलसी की। गिलोय, तुलसी, इसमें थोड़ा सा अश्वगंधा, क्योंकि इसके अंदर विथिनोन होता है, गिलोय में टिनोकार्टिसाइड होता है। तो गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी सबसे ज्यादा लें। और इसमें कफ के लिए थोड़ा सा मुलेठी और थोड़ा दालचीनी और डाल दिया। तो यही काढ़ा एक परिवार के लिए, इतना काढ़ा बहुत है। ये काढ़ा बना करके सुबह शाम पिए, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, इससे पूरा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और हमारा, मैंने कहा, प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होगा। ये तो काढ़ा इसके लिए पिए। अब रही बात बीपी की, तो बीपी के लिए लौकी का जूस पिए, अनुलोम विलोम के साथ शीतली शीतकारी प्राणायाम भी करें, स्ट्रेस से बचें और 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। शुगर को कंट्रोल करने के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस। और मैंने तो मधुनाशिनी, मधुग्रीट साथ में देकर के 5-5 मिनट मंडूकासन, उत्तान पादासन, लोकासन, रोहित भाई मात्र 3 आसन करा के मैंने डायबिटिक पेशेंट को, नॉन डायबिटिक तो क्या है, जो टाइप 1 डायबिटीज थे, छोटे बच्चों को डायबिटीज होता थे, कहते पेनक्रियाज काम नहीं करो, उनको भी मैंने ठीक कर दिया। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है और श्वासारी जैसे, ये तो पहले दे रहे थे कोरोनिल, तो अब लंग बहुत कमजोर है तो श्वासारी गोल्ड बना दिया, क्योंकि डबल अटैक कर रहा है कोरोना। तो डबल प्रोटेक्ट करने के लिए श्वासारी गोल्ड भी खा सकते हैं, नहीं तो घर में त्रिकुटा, सितोप्लादी, स्वर्ण वसंत मालती मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसी तरह से जिन लोगों को मोटापा है वो गोधन अर्घ सुबह सुबह पिए, गर्म पानी पिए और थोड़ी एक्सरसाइज की मात्रा बढ़ा दें और लौकी कल्प करें। लौकी का ही सूप, लौकी का ही जूस या लौकी की सब्जी खाएं और थोड़ा वाटरमेलन ले लें। 1 महीने में मैंने लोगों का 20 से 30 किलो वेट कम किया है रोहित भाई। और जो अंडर वेट है उनको हमने अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये जो साधारण औषधियां हमें अपने पुरखों से पता लगी, इनको खिला करके मैंने लोगों का 2 महीने में 10 से 15 किलो वजन बढ़ाया भी है। तो ये सारे उपाय जो पहले बताए थे मैंने दोबारा से एक बार तरोताजा कर दिए, लोग इनको अपनाएंगे। बाबा जी, कुछ योग आसन निश्चित जो रूप आप से कर लड़ाई सकें, को मजबूती से लड़ पाएंगे। दर्शकों को बताने के लिए, दिखाने के लिए सामने, जो सामान्य जनजीवन को असर डाले बिना आदमी सामान्यतः कर सकता है और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकता है। तो आपने बता दिया तो चलो, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं। तो ये जो है आपको सारे आसन बता ही देता हूं। तो सबसे पहले ये सूर्य नमस्कार, ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस है। जो भी सूर्य नमस्कार कर लेंगे और 5 बार से शुरू करके इसको 5 मिनट तक कर सकते हैं ऐसे, और जिन्हें ऐसे कर लिया उनकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त बढ़ जाएगी कि उनको कोरोना तो क्या, कोई बीमारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब भी आगे झुके तो श्वास बाहर, पीछे झुके तो श्वास अंदर। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, ये दक्षिणासन, संचालन आसन, और ये साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामश्व संचालनासन,
पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन, ये तो जरूर करें सब लोग। फिर जो बच्चे हैं, आजकल बच्चों के ऊपर भी और जवानों पर ये नया जो स्ट्रेन है ये बहुत असर डाल रहा है। तो बच्चों के लिए ये 5 आसन बता दे रहा हूं। ये शीर्षासन, बच्चे 5 मिनट ही कर लें। बच्चों और जवानों पर नया स्ट्रेन जो असर डाल रहा है तो उसके लिए ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, ये हलासन और ये चक्रासन और फिर ये पश्चिमोत्तानासन। तो मैंने स्पीडली कर दिया और बाकी सबके लिए कम से कम 5 आसन। जैसे डायबिटीज वालों के ऊपर बहुत खतरा इसका रहता है, श्वास बाहर छोड़ के दोनों तरफ मुट्ठियां लगाई, वज्रासन में बैठ के, और इसमें से 5 से 10 मिनट में ये एक ही आसन करा देता हूं तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं विदिन 3 to 7 डेज। ये मैंने किया है। ऐसे मंडूकासन, ये सशकासन, मैं थोड़ा डिमोन्स्ट्रेशन ही दे रहा हूं, प्रैक्टिस में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर ये वक्रासन, बहुत इजी है, सब कर सकते हैं। एक पैर मोड़ा, दूसरे हाथ को ऐसे डाला और ऐसे कर लिया। और फिर ये पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है। ये पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, लिवर, किडनी, सारे इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन। और यदि नौकासन कर ले तो बादी के जीवन नैया पार हो जाएगी। ऐसे ये सिंपल आसन कर ले। और जो है ये थोड़ा कठिन हो गया, पादांगुष्ठन स्पर्शासन। हाँ, जिनकी कमर थोड़ी गड़बड़ है वे थोड़ा ये उष्टासन भी कर रहे तो फिर कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, और ऐसे भी कर सकते हैं अर्धुष्टासन। और एक ये बहुत जबरदस्त है, ऐसे मकरासन और भुजंगासन। तो आपने थोड़ा सा बताया था, मैंने पूरा पैकेज ही थोड़ी देर में परोस दिया है, क्योंकि आप योग गुरु से बात कर रहे हो ना, बिजनेस में गुरु तो बीच में आप ले आते हो रोहित भाई। तो और ये मरकट आसन, लास्ट एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। इतना कर लिया तो फिर जिंदगी को एकदम आनंद से जी पाएंगे। ये फिर शवासन कर लें थोड़ी देर। जी रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव आज आज तक पर आने के लिए। और बिजनेस किसी में गुरु ज्यादा से हिम्मत हो तो भाई ऐसे कर लो। लॉकडाउन के बारे में पूछना जरूरी था और योग गुरु से योग के बारे में। ये बताना जरूरी है कि धन्यवाद। कोई भी बिना ट्रेनिंग के कम से कम ये करने की कोशिश ना करे, क्योंकि बाबा रामदेव योग गुरु हैं, वो तो आसानी से कर पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये देखकर कि बाबा रामदेव ऐसा कर रहे थे और वो भी शीर्षासन कर सकता है बिना ट्रेनिंग के या बिना अभ्यास के, तो लेने के देने ना पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद योग गुरु बाबा रामदेव आज तक पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। और अब हमारे साथ 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वो लाइव होंगे, उनसे हम सीधी बात करेंगे। क्या नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन की तैयारी है? बन्ना गुप्ता झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ इस वक्त लाइव आ गए हैं। बन्ना जी, स्वागत है आपका आज तक पर। हेमंत सोरेन साहब ने कल कहा कि अगर हालात सुधरे नहीं तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। क्या वाकई या केवल लोगों को थोड़ा डराने के लिए ऐसा कहा उन्होंने? नहीं, डराने की क्या आवश्यकता है? डराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह है कि हम किसी भी स्तर पर जाकर अपने राज्य के लोगों को इस कोविड-19 के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं और उसी के लिए हम सभी तरीके के एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो बंदी करके हो, चाहे वो अस्पतालों को सुव्यवस्थित करके हो। सभी जहाँ जहाँ पर ये महसूस हो रही कि कमी खामी हो सकती है या ये बीमारी स्प्रेड हो सकती है, तो हमको सभी चीज़ों पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई थी आपदा प्रबंधन की, और उस बैठक में कई एक सारे निर्णय लिए गए थे। एक निर्णय तो ये लिया गया था कि शाम को 8 बजे के बाद जितने भी व्यावसायिक या जो भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान है उसको बंद रखा जाएगा, ताकि कम से कम लोगों की आवाजाही हो, कम से कम लोग इस
वैश्विक संकट को स्प्रेड करने से बचें। हमारी मंशा कोई ये नहीं है कि किसी को डराना है, धमकाना है। राज्य सरकार पूरी तरीके से जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करने के लिए जनता की चुनी हुई सरकार है। इसलिए हम मजबूती के साथ इस बात से सहमत हैं। और कल भी मेरी आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से लंबी बातचीत भी हुई है और मैंने उनसे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना किया और ये भी कहा है कि जो भी ICMR के गाइडलाइन होंगे या जो भारत सरकार के गाइडलाइन होंगे उसको हम अक्षरशः पालन करेंगे। और स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो राजनीतिक रूप से ये विभाग नहीं है, मानवीय दृष्टिकोण का विभाग है। निश्चित तौर पर देश में जो है फेडरल गवर्नमेंट है और भारत सरकार और राज्य सरकार में हो सकता है कि राजनीतिक जो है मतांतर हो सकते हैं, लेकिन मानवीय हित पर, जनहित पर और कहीं पर भी एक दूसरे के साथ हम जो है परस्पर संबंध स्थापित करेंगे और मानव हित और राज्य हित, जनहित को सर्वोपरि मान के काम करेंगे। पन्ना जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। अब हर आदमी के मन में यह सवाल है कि कहीं उनके शहर में तो ऐसी स्थिति नहीं हो जाएगी, झारखंड में तो ऐसे हालात नहीं है कि लॉकडाउन लगाना पड़े पूरा। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए कहा है क्योंकि हम तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरह तो अचानक घोषणा नहीं करते हैं। हम तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसलिए घोषणा की है कि कहीं पर भी यदि जो भी हमारे झारखंड के प्रवासी साथी हैं, मजदूर हैं या जो झारखंडी भाई हैं वो यदि चाहते हैं तो समय समय पर जो है वो सारी चीज़ों का मूल्यांकन करें, अवलोकन करें और कोई भी हम जल्दबाजी में या कोई भी जो है आपाधापी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। हम जो वही निर्णय करेंगे जो जनहित का निर्णय होगा और वही निर्णय करेंगे जो राज्यहित का निर्णय होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए कहा है कि राज्य की जनता इसको लेकर सचेत हो और हमने हर जगह पर 144 वगैरह भी लगाए हैं ताकि जो है 5 से ज़्यादा लोग कहीं जुटे नहीं। शादी ब्याह और जो श्राद्ध के कार्यक्रम है उसमें 200 से ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं हो। तो हम लगातार ये प्रयास में है। देखिए, लॉकडाउन तो सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया था और जो लॉकडाउन लगाया था उसका आपने देखा उसका क्या फलाफल हुआ। और लॉकडाउन लगाने के पीछे जो उनकी नीयत थी या जो उनकी नीति थी वो कहीं ना कहीं जो है उस समय फेल हुई थी। हो सकता है परिस्थितिजनक ऐसा उन्होंने किया हो, लेकिन हमारा ये मानना है कि वर्तमान में चूंकि जब राजनीतिक मेरी बात सरदाना साहब, तो आपने कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में काम करते हैं और हम एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, और दूसरे ही सवाल में आप उनकी नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल ये आपका चॉइस है। TS सिंहदेव साहब भी आ गए हमारे साथ, जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नहीं, मैं देखिए ये अभिव्यक्ति की आजादी है सरदाना साहब, तो अभिव्यक्ति की आजादी मैं बोलने का सुनी है। मैंने तो केवल इतना निवेदन किया कि एक सहयोगी और आ गए आपके, जरा उनसे भी सवाल पूछ लिया जाए। सिंहदेव साहब तो अभी मास्क लगाए हुए हैं। सिंहदेव साहब, छत्तीसगढ़ में लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं और रायपुर में 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित करना पड़ा। अभी अभी कुछ देर पहले यह फैसला सबकी जानकारी में आया कि 9 तारीख को शाम 6 बजे से 19 तारीख सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। क्या लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था? जी रोहित जी प्रणाम, और सभी पैनल में पैनलिस्ट को भी प्रणाम, दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, ये इस पे बहुत चर्चाएं हुई हैं, वैश्विक स्तर पे चर्चाएं हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पे चर्चाएं हुई हैं। अलग अलग राजनीतिक दल के प्रमुखों ने इसमें अलग अलग राय व्यक्त की है और पन्ना भाई ने भी अभी अपनी राय व्यक्त की। मेरी राय हो सकता है थोड़ी सी भिन्न हो पन्ना भाई से, उस नाते कि लॉकडाउन ये कोरोना का हल नहीं है। ये सर्वमान है कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, लेकिन लॉकडाउन से कोरोना को धीमा किया जा सकता है, ये भी सर्वविदित है और सबको इस बात को भी मानते हैं कि अगर और उपाय कारगर सिद्ध ना हो पा रहे हो और परिस्थिति काबू के बाहर दिख रही हो तो उसको तात्कालिक कुछ समय के लिए रोकने के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ मुझे लगता है कि अभी ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। कई राज्यों के शहरों में, खास करके मैदानी इलाके जिसको हम कहते हैं, मध्य छत्तीसगढ़ के
धान का कटोरा जिस क्षेत्र को कहते हैं, वहां के जो शहर हैं, यहाँ पर कोरोना प्रतिशतता अगर आप देखेंगे तो दुर्ग में कल का रिपोर्ट है 40.81 पॉजिटिविटी रेशियो। हर 10 में 4 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर 10 लाख की आबादी है तो 4 लाख, अगर उसको आप बढ़ाएंगे तो 4 लाख पॉजिटिव हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसी रेशियो में आप बढ़ाते हैं तो 4 लाख पॉजिटिव है। रायपुर 10 लाख की आबादी है, कल पॉजिटिविटी रेशियो 48.15 था। हर 10 व्यक्ति में 5 व्यक्ति करीब करीब कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिनकी टेस्टिंग हो रही है। ये आप बढ़ाएंगे तो 5 लाख होता है 10 लाख में, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% लोगों को आप जब टेस्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति बने। एक तो 18 साल के नीचे की भी 40% आयु वर्ग के नागरिक आ जाते हैं, लेकिन व्यस्त लोगों में बड़े पैमाने में कोरोना की पॉजिटिविटी देखी जा रही है। और एहतियात बरतने के निवेदन, कर्फ्यू के निवेदन, धारा 144 के उपयोग, ये सब हमने करके देखा। लेकिन लगातार पिछले 10-12 दिनों से अगर देखें तो ये ग्राफ थम नहीं रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और साथ में मृत्यु की संख्या, ये विडंबना है कि मृत्यु दर अगर आप देखेंगे तो मृत्यु दर गिर रहा है। इसका कारण ये है कि आप 50 लोगों की मृत्यु अगर 1000 में होती है तो मृत्यु दर 5 हो गया, और 5 लोगों की मृत्यु अगर 2000 में होती है तो मृत्यु दर उसका आधा हो गया। तो मृत्यु दर अलग है, मृतक लोगों की संख्या कल 53 थी। तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है, और इसमें जिला प्रशासन ने अगर ये कदम लिया है तो कम से कम मैं सहमत हूं। सिंहदेव साहब, मैं थोड़ा कड़वा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने 2 जगहों के नाम लिए, एक दुर्ग जो कि आपके मुख्यमंत्री का इलाका है, दूसरा रायपुर जो कि राज्य की राजधानी है। लोगों के मन में यह सवाल तो आएगा ना कि भाई अगर इतनी हाई प्रोफाइल जगहों पर हालात काबू से बाहर हैं तो क्या यह प्रशासनिक फेलियर है, या आप भी मानते हैं कि लोगों ने फेल करवा दिया, सरकारें तो सब कोशिश कर रही थी? यही मुख्यमंत्री, यही प्रदेश, यही स्वास्थ्य विभाग, यही सब कुछ आप छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो हमारे 5 संभाग हैं। 5 संभागों में जो आदिवासी बहुल के हमारे 2 संभाग हैं, बस्तर और सरगुजा के, इसमें मृत्यु दर अभी तक आप देखेंगे तो वो 6% मृत्यु दर है। और मैदानी इलाके में 36% रायपुर संभाग में, 28% दुर्ग संभाग में, 22% बिलासपुर संभाग में। ये प्रशासनिक फेलियर मैं नहीं मानता। आना जाना जो लोगों का है इन शहरों में, इन शहरी इलाकों में अन्य राज्यों से भी कहीं ज्यादा है, और यही लोग भी आते हैं, ज्यादा घूमते फिरते हैं। घनी आबादी के ये क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में एक से एक सटे हुए घर हैं। ये कारण हो सकते हैं कि यहाँ पर हो। प्रशासनिक फेलियर इसको नहीं मानना चाहिए। भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक परिवेश जो है लोगों के आने जाने का, वो स्पष्ट दिखता है। एक कारण ये है, नहीं तो बस्तर भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, सरगुजा संभाग भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। और सरगुजा संभाग में भी अगर आप देखेंगे तो जशपुर की कल की पॉजिटिविटी 27.25 है। जशपुर जिले की पॉजिटिविटी 27.25 है। लेकिन सिंहदेव साहब, इतना तो आप मानेंगे एक कुशल प्रशासक होने के नाते कि अगर मुख्यमंत्री के इलाके के अस्पतालों के वीडियो वायरल हो रहे हों और उसमें तस्वीरें दिख रही हो कि हालात से बाहर हैं, अस्पतालों में शवों को किस तरीके से निपटाने की या किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है, और कर्मचारी पीपीई किट्स में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं छवि पर धक्का तो लगाएगा। रोहित जी, उसमें जो बात आई थी सामने, मैं भी दुर्ग गया था और मैंने वहां मीडिया के साथियों से भी इंटरेक्शन किया, नागरिक भी थे। मैंने कहा कि आप कोई भी ऐसी जानकारी दें। उसमें जो वीडियो वायरल हुआ था, पीपीई किट्स पहन के लोग दाह संस्कार कर रहे थे, और उसमें ये बात आई थी कि जितने लोग पीपीई किट्स पहन के दाह संस्कार करवा रहे हैं, अर्थात ये सारे कोरोना के पॉजिटिव केसेस थे। 117 लोगों को चिन्हांकित किया गया था कि पिछले हफ्ते में दाह संस्कार इनके हुए थे, और कोरोना की रिपोर्ट बताई गई थी 30 के आसपास। तो क्या सरकार आंकड़े छुपा रही है? तो मैंने ये कहा था कि पिछले बार भी जब दुर्ग से ऐसी बातें उठी थी, हमने उसकी जांच भी कराई थी, और प्रत्येक ऐसे जानकारी जो आई थी कि कोरोना पॉजिटिव थे, हमने जोड़ा। भले हमने बाद में जोड़ा, लेकिन जोड़ा। अगर कोई ऐसी जानकारी है कि इनके दाह संस्कार हुए, टीएस सिंहदेव के परिवार का दाह संस्कार हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव थे, सूची में वो नाम नहीं है, हम अवश्य उसको जोड़ेंगे और प्रशासनिक फेलियर अगर यहाँ कमी आई होगी उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन कहीं मंशा कुछ छुपाने की नहीं है। मृत्यु हुई है,
117 वो रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है, तो मैं उस बात को नहीं कह रहा कि उसमें उस पर सवाल नहीं उठा रहा, मैंने देखा नहीं वो रजिस्टर, लेकिन है तो वो जरूर होगा। 117 लोगों के दाह संस्कार हुए होंगे। कितने उसमें नागरिकों की, मैंने कहा आप ही लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आपको मालूम है कि किन के दाह संस्कार हुए हैं, क्या वो कोरोना पॉजिटिव थे और सरकार नहीं दिखा रही है, तो आप बता दें। तो उसमें फिर कोई जानकारी सामने नहीं आई रोहित जी। ठीक, मैं वापस आता हूं आपका। विश्वास सारंग भी हमारे साथ आ गए, वो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और विश्वास जी, नाइट कर्फ्यू, हमने देखी तस्वीरें, खुद मुख्यमंत्री जीप पर चढ़कर लोगों से अंदर जाने की अपील कर रहे थे कि अपने घर चले जाइए, कि अब नाइट कर्फ्यू है। विश्वास जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आप तक? जी, तो मेरा सवाल यह है कि क्या नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन है? हर आदमी यही सवाल पूछ रहा है कि क्या लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़ रहा है देश? रोहित जी, अभी तक हमारी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और ना ही ऐसा कोई निर्णय विचारणीय है। पर जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए हमें जब भी समय भी जो भी निर्णय लेना होगा हम लेंगे। अभी ये बात सही है कि स्थिति गंभीर है, लगातार पॉजिटिविटी बढ़ रही है और पूरे देश में बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में भी बढ़ रही है। हमारे कुछ शहरों में हम जो अनुमान लगाए हैं उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी है, इसलिए हम जो भी परिस्थितियां हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि हमें यदि जो भी निर्णय लेना होगा, जिस समय पर उपयोग रहेगा निर्णय लेंगे। अभी हमारे यहाँ इस तरह का कोई विचार नहीं है कि हम फुल लॉकडाउन। आपकी आवाज दुरुस्त करें, उसके बाद वापस आता हूं विश्वास जी। बन्ना गुप्ता जी, सवाल यह है कि अब ग्रामीण इलाकों की तरफ भी वो संक्रमण बढ़ रहा है, जहां पहले यह माना जा रहा था कि ग्रामीण इलाके इससे कुछ हद तक सुरक्षित हैं। शहरी इलाकों में आना जाना ज्यादा होता है, इसलिए वहां क्या ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें दुरुस्त कर ली गई हैं, मजबूत कर ली गई हैं? गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बन्ना जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद बन्ना गुप्ता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ लाइव हैं, कोशिश कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। टीएस सिंहदेव साहब, अभी आपने खुद बताया कि ग्रामीण इलाके भी हैं, लेकिन अब जो बात आ रही है वो ये कि वो संक्रमण जो पहले बड़े इलाकों तक, शहरी इलाकों तक सीमित था, अब ग्रामीण इलाकों में भी वो पहुंचने लगा है। क्या मेडिकल सेवाओं के नजरिए से उतनी तैयारी पिछले 1 साल में हुई है? ग्रामीण इलाकों को उतना मजबूत हम कर पाए हैं कि अगर कोविड संक्रमण गांव के इलाकों में भी फैलता है तो उसको काबू कर सके? ये एक सवाल है जिसकी तरफ हम शायद हम सबको देश में, प्रदेश में और ध्यान देना होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना हमको पैसा लगाना चाहिए दुनिया में और हमारे देश में भी और प्रदेशों में भी, वो राशि हम बजट में आवंटन नहीं कर पा रहे हैं। आम चर्चा हो रही है, सभी जगह लोग इसको स्वीकार करते हैं। WHO के गोल हैं कि हमको यूनिवर्सल हेल्थ केयर लाना है और ये सुविधाएं हमको सबके लिए मुहैया करानी है, शहरवासियों के लिए नहीं। और उसके लिए GDP का कम से कम 30% राशि बजटों में हेल्थ के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमको लगाना है। ऐसा हुआ है क्या? अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं बनी है तो एकाएक 1 साल के अंदर ये कह देना कि सारी तैयारी है, ये सही बात नहीं होगी। बहुत कुछ करना बाकी है और तब तक ये उम्मीद हमको करना पड़ेगा कि शहरों में जो हालात दिख रहे हैं वो अगर गांव में जाएंगे तो हम बिल्कुल, हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे। इसीलिए लॉकडाउन जैसी बातें, शहरों में कम से कम आने की बातें, अपने दायरे, अपने सामाजिक दायरे में ही सीमित रहने की बातें, ये सुझाव हम लोग दे रहे हैं। बन्ना जी, गांव देहात में व्यवस्था है, चीजें दुरुस्त हो चुकी हैं, अब तक मेडिकल फैसिलिटीज पहुंच गई हैं कि अगर वहां संक्रमण होता है तो निपटा जा सके उससे? बन्ना गुप्ता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है। बन्ना जी, मेरा सवाल है, गांव देहात में क्या मेडिकल फैसिलिटीज इतनी मजबूत कर ली गई हैं कि वहां पर अगर संक्रमण पहुंच रहा है तो वहां काबू की जा सके, चीजें, हालात कंट्रोल किए जा सके?
नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और कल भी मैंने बैठक बुलाई है, सारे जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी अलग से बैठक बुलाई है। उसके बाद हमारे विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई है। आवाज आ रही है मेरी? जी, सुन रहे हैं। और इसी के साथ जो भी हमारे सरकारी जितने हमारे सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो रिम्स हैं और भी जितने हैं, उन लोगों की भी बैठक कल बुलाई गई है। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करीबन तत्काल में 5000 बेड एक्स्ट्रा लगाने का प्रबंध किया जा रहा है। तो कहीं ऐसी पैनिक होने की स्थितियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल जिस तरीके से दूसरे चक्र का प्रकोप बढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सारे लोगों को ये चिंता है कि कहीं ये और स्प्रेड नहीं हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयासरत हैं और हमारा सारा विभाग प्रयासरत है। और निश्चित तौर पे हम लोग पूरे राज्य में हर जगह सारी चीज़, इवन जो वैक्सीनेशन वगैरह है, इसको भी पंचायत स्तर तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन के लाभ से भी लाभान्वित हों, ताकि इस कोविड के इस जो है अभिशाप से मुक्ति मिले। इसलिए मैं समझता हूं कि और कल भी माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उनसे भी राज्य के हित में बहुत सारी बातों को हमने किया है और उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया है कि राज्य हित में जो है हम लोग जो है हर सहयोगी साथी के रूप में काम केंद्र करेंगे। के सामने आपने जो जरूरतें रखी हैं, उम्मीद है कि हम क्या वो पूरी हो रही हैं? हाँ, मैंने नहीं, अभी तक तो जो हमने उनसे अभी प्रार्थना किया था कि 10 लाख अभी हम लोगों को तत्काल जो है वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ जो है और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे राज्य को, चूँकि हमारा ट्राइबल और बैकवर्ड कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर राज्य है, इसलिए विशेष रूप से हम आदरणीय हर्षवर्धन जी एक अच्छे और नेक मंत्री हैं, तो हमने उनसे प्रार्थना किया है कि वो राज्य हित में कुछ हमको जो है मदद करें, ताकि हम इस ट्राइबल और इस पिछड़े राज्य में इस कोविड के संक्रमण से जल्दी निकलने में जो है आगे काम कर पाए। सिंहदेव साहब, दुर्ग में तो लॉकडाउन नहीं लगा रहे? दुर्ग में लॉकडाउन लग चुका है 6 क्या तारीख से जी। दुर्ग और बेमेतरा जिले में जी। लॉकडाउन पहले ही लग गया था जी। अभी मैं बाहर से आया हूं दौरे से, अभी आपने बताया कि रायपुर में भी अनाउंसमेंट हो गया है जी। तो जहां संक्रमण बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है, लॉकडाउन के विकल्प को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या छत्तीसगढ़ के और भी ऐसे शहर हैं जहां आपको लगता है कि लॉकडाउन की नौबत आ सकती है आने वाले दिनों में, वहां रेट ज्यादा हो? जी, संभावनाएं है। राजनांदगांव में संभावनाएं हैं, साथ में महासमुंद तेजी से बढ़ रहा है, महासमुंद को वॉच करना पड़ेगा, जशपुर जिले को वॉच करना पड़ेगा। 7-8 जिले ऐसे हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रोहित जी मुझे लगता है कि होना चाहिए। अमूमन जब हम ये मानते हैं कि 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी हो जाती है तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो 5% से ऊपर हम 20%, 30%, 40% की बात कर रहे हैं। 3% के नीचे जब पॉजिटिविटी जाती है तो हम कहते हैं कि चलिए अब थोड़ा संतोष का समय है, शायद ये ग्राफ नीचे गिरेगा। तो ये सामान्य रूप से जो मापदंड है आपने के, ये 5% से ऊपर खतरा, बड़ी चिंताएं, बड़ी चिंताएं उस तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो एक परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी का आ गया कि हम हर प्रयास कर रहे हैं और ये रुक नहीं पा रहा है, संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है, तब लॉकडाउन का विकल्प। वरना आर्थिक समस्याएं, आर्थिक परेशानियां, किसी को रोजी जाना, ये सब बातों को प्राथमिकता दुनिया दे रही है, देश दे रहा है, प्रांत भी दे रहा है। लेकिन अगर ये रफ्तार पॉजिटिविटी की रुक नहीं रही है और चिंताजनक स्तर पे है, तो आखिर गांवों की जो आपने बात की वो कहां से जाएगी? हम देख रहे हैं गांव में तो पहले है नहीं उतना, है तो शहर में, और शहर को हम बढ़ने देंगे और गांव से लोगों को आने देंगे कि नहीं सब ठीक है, क्योंकि आपने लॉकडाउन जैसा कोई कदम नहीं उठाया, मतलब साथ में संदेश दे रहे हैं कि सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये नेगेटिव सिग्नल्स भी कई बार जाते हैं और उससे दिक्कतें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। विश्वास जी से ज्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि तकनीकी उसमें दिक्कतें थी, कुछ आवाज उनकी ठीक से सुना नहीं पा रही थी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री आज तक पर आए, आपने अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ में स्थितियां चिंताजनक हैं। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 2 शहरों में, 3 शहरों में लॉकडाउन का ऑलरेडी ऐलान हो चुका है।
और शहरों पर नजर रखी हुई है। अगर वहां हालात और बिगड़ते हैं तो वहां लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो लॉकडाउन की नौबत आ सकती है। तो दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या देश फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा? आपके जो जवाब हमें मिले, 55% लोगों को लगता है हां, जबकि 45% लोगों को लगता है कि नहीं, देश लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ रहा।